इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रही हैं। नाजरीन, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पे $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को भी बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं, इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक एर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी न आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज हैं जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डूम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस हिस्से में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और इसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था। इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादा खुर्रम का होता था इतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादा खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बेअंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और इस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर इनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से ही करते थे, और यही वजह थी कि इनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां जो शहंशाह का चहीता बेटा था, सन 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद इसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली, और ये मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो वक्त था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे उरूज पर था, यानी पूरे इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज चलता था। सारे फैसले शाहजहां खुद किया करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी ये इल्म नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब मातम में बदलने वाली है। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल हुआ था कि मुगलिया सल्तनत को फिर से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल तक जंग हुई, चलती रही, और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते के
इनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, इसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को बोना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगल सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर तो जैसे शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी। इसने शाहजहां की पूरी दुनिया ही बदल डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और इनकी अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक न ही उन्होंने मौसीकी सुनी और न ही खुशबू लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि इनकी खबर दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज महल की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताज महल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के किनारे पर मौजूद थी, इसी वजह से यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल काम था। नदी के किनारे जमीन काफी नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले यहाँ कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक इनको खुश्क जमीन नजर न आती थी। इन कुएं को पत्थर और कारे से भरा गया और इनके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज तक किसी ने भी न देखा हो। एक ऐसा डिजाइन जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सब को कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें मौके पर ही तैयार की गई। यह सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। इनको ये काम किसी भी कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने मजदूर लगाए गए थे कि जिनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 कारीगरों और मजदूरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये मार्बल किसी को भी खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल का ये डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी ही आसानी से स्टील स्ट्रक्चर के जरिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में इनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी, इसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए उसको परचनकारी से डेकोरेट किया जाना था। परचनकारी एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप में तराशा जाता है और फिर इसको ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। ताजमहल के अंदर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद पता चला कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर के पाउडर
को मिलाकर बनाई जाती थी। आज भी वही सेम गुलो ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल के खास बातों में एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट ब्लू और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रूप देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्ड कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हुआ कर लिया गया है। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी के नाम पर ही रखा। इस इमारत का नाम मुमताज महल से ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज महल की बरसी पर यमुना नदी से होकर ताजमहल जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसमें मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा कर दिया। 4 सालों बाद शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे, इनको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक सहूलत ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई, वो ये थी कि जिस कमरे में शाहजहां को बंद किया गया था, इसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां का अब दोबारा मुमताज से मिलने का वक्त आ चुका था और इनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।